जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो कल जो वोटिंग हुआ था उसमें से रसिया को निकाल दिया गया है यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट काउंसिल है। लेकिन बड़ा बात यह है कि रसिया ने एक तरीके से रिक्वेस्ट किया था या फिर धमकी दिया था, जो देश रसिया के सपोर्ट में वोट नहीं करेंगे या फिर वोटिंग में अब्सेंट रहेंगे तो माना जाएगा कि वो रसिया के एग्नेस्ट है। और कल मैं जैसे मैंने आपको कल कहा था कि भारत के लिए अग्नि परीक्षा होगा। कल क्या भारत यूनाइटेड नेशन में रसिया की सपोर्ट में वोट करेगा या फिर एग्नेस्ट में, क्योंकि एब्सेंट रहने का ऑप्शन तो भारत के पास था नहीं। लेकिन जब वोटिंग हुआ भारत एब्सेंट रहा, तो बड़ा बात यह है कि क्यों भारत रसिया को सपोर्ट नहीं किया। अब अगर भारत इस वोटिंग में एब्सेंट रहा है तो क्या रसिया भारत के ऊपर नाराज होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ आखिर में ये भी जानेंगे, कल यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, वो हमारी मीडिया के साथ बातचीत किए थे और उन्होंने एक तरीके से रिक्वेस्ट की है कि भारत यूक्रेन का एक सुरक्षा गारंटर के तौर पर उभरे या फिर जो देश अभी सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को उस लिस्ट में भारत शामिल हो। क्योंकि अब यूक्रेन एक तरीके से नाटो की तरह एक प्लान कर रहा है कि वो बहुत सारे देश रसिया के अगेंस्ट उसका सुरक्षा गारंटर बने, और अगर वो रूल को रसिया तोड़ता है तो ये सारे देश यूक्रेन को रसिया के अगेंस्ट में सपोर्ट करेंगे। क्या भारत यूक्रेन अभी जो नया प्लान बनाया है, क्या भारत उसे सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे 193 मेंबर थे, लेकिन जब वोटिंग हुआ तो 58 मेंबर एब्सेंट रहे वो उस वोटिंग में और 24 एग्नेस्ट में वोट किया, मतलब रसिया के सपोर्ट में वोट किया कि रसिया को इस यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से ना निकाला जाए। लेकिन 93 मेंबर ने रसिया के एग्नेस्ट में वोट दिया। जैसे मैंने आपको कल कहा था 193 अगर सारे मेंबर वोट करते तो तकरीबन 128 या फिर 130 वोट चाहिए था अमेरिका या फिर जो यूरोपियन कंट्री को। अगर मेंबर एब्सेंट हो जाते हैं तो जितने मेंबर एब्सेंट होंगे 193 से उतना माइनस होगा और फिर 2/3 मेजोरिटी देखा जाएगा। 58 एब्सेंट रहा तो 93 और 24 अगर आप कंपेयर करोगे तो आसानी से ये 2/3 मेजोरिटी हो जाता है और इसी वजह से रसिया को निकाल दिया गया है। हालांकि अगर आप देखोगे रसिया का 3 साल में से 2 साल हो गया था और 1 साल बाकी था, फिर भी रसिया को अभी निकाल दिया गया है और या फिर सस्पेंड कर दिया गया है। कितने साल तक रसिया इससे बाहर रहेगा वो अभी क्लियर नहीं है। हालांकि इससे पहले अमेरिका खुद इस ग्रुप से निकल गया था, लेकिन बाद में फिर से अमेरिका सिलेक्ट होकर भी आया। खुद निकल जाना और सस्पेंड होना ये दो अलग बात है, इसलिए ये रसिया के लिए एक झटका है या फिर रसिया का जो वर्ल्ड लेवल पर रेपुटेशन है या फिर उसका इन्फ्लुएंस है उसको ये जरूर अफेक्ट करेगा और आगे जो रसिया और बाकी नाटो मेंबर के बीच जो लड़ाई है ये और ज्यादा खींचेगा और इससे फायदा किसको होगा? चीन को होगा। इसी वजह से मैं शुरू से कह रहा हूं ये जो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री कर रहे हैं ये चीन को मजबूत करने का ही प्लान कर रहे हैं और उससे ज्यादा कुछ फायदा तो उनको होगा नहीं, क्योंकि रसिया को जानबूझकर अपना एनिमी बना रहे हैं ज्यादा, जो कि एक तरीके से हम देखेंगे तो रसिया के साथ उनका कोई ज्यादा दुश्मनी है नहीं। रिलीजन रेस वाइज सब एक ही है। चीन उनका मेन फोकस होना चाहिए, लेकिन वो रसिया को जानबूझकर फोकस कर रहे हैं। देखिए, भारत तो चलो ठीक है एब्सेंट रहा, लेकिन अगर आप देखोगे चाइना रसिया के सपोर्ट में वोट किया। इसके साथ अगर हम साउथ एशिया में देखोगे, साउथ एशिया में सारे देश ना अमेरिका को सपोर्ट किए ना रसिया को सपोर्ट किए और वोटिंग में एब्सेंट रहे। और अगर आप देखोगे पाकिस्तान आप देखो, पाकिस्तान भी एब्सेंट रहा। इसके साथ अगर आप देखोगे श्रीलंका, नेपाल भी एब्सेंट रहा, बांग्लादेश भी एब्सेंट रहा। इसके साथ अगर आप देखोगे श्रीलंका कहाँ गया श्रीलंका भी एब्सेंट रहा है और भूटान वो भी एब्सेंट रहा है। हालांकि माना जाता है कि भूटान का फॉरेन पॉलिसी भारत के साथ साइमल्टेनियसली चलता है, लेकिन भूटान भी एब्सेंट रहा है। तो अगर आप, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है, आप देखो भूटान भी एब्सेंट रहा है, लेकिन जो वियतनाम है वो रसिया के सपोर्ट में वोटिंग किया है। और अगर आप देखोगे वियतनाम का भी अगर ट्रेड देखोगे अमेरिका के साथ $100 बिलियन के ऊपर है और उसमें वियतनाम को तकरीबन $90 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। मतलब बहुत ज्यादा ट्रेड में वियतनाम को फायदा हो रहा है, फिर भी वियतनाम रसिया के सपोर्ट में वोटिंग किया है। और ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। मैं भारत क्यों सपोर्ट नहीं किया उससे पहले वियतनाम का डिस्कस कर लेता हूं। अगर आप देखोगे पिछले 50-60 साल की हिस्ट्री में अब जितने भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्राइम जो मेन मेंबर है 5 मेंबर है, उसमें से रसिया को छोड़कर बाकी सारे देशों के साथ वियतनाम का जंग हो चुका है। उसमें से चीन और अमेरिका तो बुरी तरीके से हारे हैं। इसी वजह से अब भी वियतनाम इकोनॉमिकली तो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री के साथ ज्यादा ट्रेड करता है, लेकिन उसका भी डिफेंस में ज्यादातर वही रसियन ओरिजिन के हथियार इस्तेमाल
हो रहा है। तो इसी वजह से वो रसिया के साथ खुलकर आया है। हालांकि भारत ने तो वोटिंग में साथ नहीं दिया और इसके पीछे रीजन भी था। इससे पहले जितनी वोटिंग हुआ था भारत एब्सेंट था और भारत की एब्सेंट से रसिया को कोई ज्यादा नुकसान मतलब हुआ भी नहीं था। और जितने वोटिंग पिछले 2 महीने से हो रहा है या फिर 1-1.5 महीने से हो रहा है उसमें 130-140 अमेरिका के सपोर्ट में वोट आता था। लेकिन इससे अब जो वोटिंग हुआ है सिर्फ 93 आया है। इससे तो 30-40 मेंबर आप कह सकते हो एक तरीके से रसिया के खिलाफ तो वो नहीं गए हैं लेकिन एब्सेंट रहे हैं। लेकिन उससे रसिया को तो फायदा नहीं हुआ। लेकिन 30-40 मेंबर को एक तरीके से आप देखोगे तो रसिया न्यूट्रल करने में कामयाब हुआ है। इससे आप रसिया की फॉरेन पॉलिसी की जीत कह सकते हो। मतलब नुकसान तो हुआ है लेकिन उसमें भी रसिया के लिए पॉजिटिव चीज है। अब अगर भारत की बात करें, देखिए अब अगर हम वोट रसिया के सपोर्ट में देते तो एक तरीके से खुले तौर पर ऐलान हो जाता कि नहीं हम रसिया के साथ है। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री हमारे ऊपर नाराज होते और हमारे ट्रेड के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता। अगर भारत खुलकर अमेरिका के साथ जाता तो फिर रसिया नाराज होता और उस रीजन में रसिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता और हमारे खिलाफ बहुत कुछ होता। तो अब अगर देखोगे हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन था, मतलब खराब में भी खराब सिचुएशंस में जो अगर कोई बेस्ट ऑप्शन था वो था कि हम वोटिंग में मतलब भाग ही ना ले, एब्सेंट रहे। तो इसी वजह से भारत ने वोट में भाग नहीं लिया। हाँ ठीक है, रसिया पहले से कह दिया था कि वोट ना करने का मतलब है कि आप मेरे खिलाफ वोट करो, लेकिन हम रसिया के सपोर्ट में वोट करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं। हालांकि अभी रसिया का स्टेटमेंट तो कुछ आया नहीं है, लेकिन अमेरिका का स्टेटमेंट आ गया है कि अमेरिका को लगता था कि नहीं भारत अमेरिका के सपोर्ट में या फिर वेस्टर्न कंट्री के सपोर्ट में वोटिंग करेगा, लेकिन भारत ने नहीं किया है। अब देखना होगा। अमेरिका तो अभी अमेरिका जितनी भी थिंक टैंक है वो तो कह रहे हैं कि भारत के ऊपर सैंक्शन लगेगा, ट्रेड में बहुत सारे कुछ होगा। अब देखना होगा अमेरिका क्या क्या स्टेप लेता है। मैं कहूंगा कि अब भारत जिस हिसाब से चल रहा है बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है और भारत का अभी प्रेजेंट टाइम में बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा है। भारत दोनों साइड से बार्गेनिंग करके खुद अपने फायदे के हिसाब से चल सकता है। और मैं कहूंगा कि कल भारत सरकार जो भी किया है वो बिल्कुल ठीक ही किया है। और आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या आप इस बात पर सहमत हो या नहीं हो। अब हम यूक्रेन के ऊपर आते हैं। कल जैसे मैंने आपको कहा जेलेंस्की साहब हमारी मीडिया पे बातचीत कर रहे थे और वो भारत की सपोर्ट एक तरीके से मांगे और उनका बहुत सारे स्टेटमेंट आया। उनका पहला एक स्टेटमेंट था कि भारत का अच्छा रिलेशन सोवियत यूनियन के साथ था और तब सोवियत यूनियन में यूक्रेन भी था। और प्रेजेंट टाइम में रसिया के साथ भारत का कोई अच्छा रिलेशन है नहीं 20-25 साल में। एक तरीके से ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा कि जो खुद जेलेंस्की है उनकी बेवकूफी या फिर जो जानबूझकर साजिश के कारण ही यूक्रेन में आज जो बर्बादी हो रहा है वो ही जिम्मेदार है। क्योंकि अब यूक्रेन में पहले से अगर मान जाता तो चलो ये वाले एरिया पर आपको पता होगा पहले से ही क्रीमिया के बाद ये वाले एरिया पर रसिया का कब्जा था और रसिया का प्लान था कि इतने एरिया पर वो पूरी तरीके से कब्जा कर ले। और जितना मीडिया रिपोर्ट था पहले रसिया ने ये प्लान किया था कि वो इतना एरिया को कब्जा कर लेगा और नाटो मेंबर में यूक्रेन अगर नहीं जाएगा तो जंग ज्यादा देर तक होगा नहीं या फिर ज्यादा होगा नहीं। लेकिन जेलेंस्की ने माना नहीं और जेलेंस्की को खुद पता था कि यूक्रेन का पावर रसिया के सामने कुछ भी नहीं है और वेस्टर्न कंट्री बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। इसी वजह से फिर भी जानबूझकर वो रसिया को एक तरीके से प्रोवोक किया और वेस्टर्न कंट्री के इशारे में वो नाचने लगे। और रसिया को अब अगर आप देखोगे आपको लग रहा होगा नहीं रसिया बहुत बुरा कर रहा है और अभी जंग में दोनों साइड ही बुरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि रसिया बहुत मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है या फिर यूक्रेन बिल्कुल दोष से धुला हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों साइड को जब भी मौका मिल रहा है दोनों साइड जो मासूम लोग है या फिर जो वार क्राइम है वो कर रहे हैं। हाँ वेस्टर्न मीडिया में सिर्फ रसिया का दिखाया जा रहा है, यूक्रेन का बिल्कुल भी वो सेंसर कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो दोनों साइड में लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। अब बड़ा यूक्रेन के लिए प्रॉब्लम है कि इस एरिया में यूक्रेन के 30,000 सैनिक फंसे हैं और रसिया का प्लान है ये एरिया को जो थोड़ा सा रेड एरिया देख रहे हो रसिया के कंट्रोल में आ गया है। अब रसिया का प्लान है कि ये दोनों ट्रैप से वो ये एरिया को क्लोज करके ये वाले एरिया में जो यूक्रेन की सेना है उसको बिल्कुल खत्म कर दे ताकि यूक्रेन के ऊपर और ज्यादा प्रेशर पड़े। हालांकि ये वाला जो येलो वाला एरिया देख रहे हो यूक्रेन की री-इन्फोर्समेंट सेना भी आ रहे हैं, लेकिन अगर ये सेना हार जाते हैं तो यूक्रेन को और बहुत ज्यादा जमीन खोना पड़ेगा। लेकिन बड़ा बात यह है कि अब भारत जेलेंस्की को कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता है। हाँ अभी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, टर्की ये सब देश राजी हुए हैं कि सुरक्षा गारंटर बनेंगे यूक्रेन का, मतलब यूक्रेन के लिए रसिया के एग्नेस्ट कि रसिया ज्यादा अटैक नहीं करेगा और अगर ज्यादा करता है तो ये सारे देश एक तरीके से जैसे नाटो में रूल है कि कोई देश एक देश पर अटैक होता है तो सारे देश मिलकर अटैक करेंगे, तो ये देश यूक्रेन को बचाव में आएंगे। भारत तो ऐसा कभी करने वाला ही नहीं है। और मेरा मानना है कि खुद जेलेंस्की जानबूझकर यूक्रेन को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन YouTube की सेंसरशिप के कारण मैं कुछ खुलकर नहीं बोल पाता हूं, पता नहीं कब कौन से वीडियो को ये ब्लॉक कर देंगे। बस आपको एक हिंट्स में देकर छोड़ देता हूं, आप उसी से समझ जाओगे। ये जो जेलेंस्की है वो क्रिश्चियन
नहीं है, यहूदी है। और माना जा रहा है कि बहुत सारे रिपोर्ट ये है ये जॉर्ज सोरोस के कजिन है, और जॉर्ज सोरोस कभी तो अच्छा आदमी है नहीं, और वो खुद को तो मतलब ये क्लेम करता है कि मैं एथिस्ट हूं, लेकिन वो भी यहूदी है। इससे आप समझ जाओ ये खेल कितना बड़ा है, और खुद जेलेंस्की कैसे यूक्रेन को ही बर्बाद कर रहे हैं। और यूक्रेन के लोग भी बेवकूफ है जो जेलेंस्की के सपोर्ट में रशिया के एग्नेस्ट गए थे, और खुद अपने ही देश को वो एक तरीके से बेवकूफी के कारण ही बर्बाद कर रहे हैं। बाकी मैं और ज्यादा खुलकर नहीं बताना चाहता हूँ, अगर कभी मौका मिला तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप यूट्यूब का रूल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, आप यूक्रेन के खिलाफ कुछ भी बोलो तो आपको वो ब्लॉक कर देते हैं। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूं, नमस्कार, जय हिंद।